नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही काम का टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो ज़मीन का केवाला जो होता है ज़मीन का, वो कैसे पढ़ा जाता है। तो केवाला के बारे में आज हम हर चीज़ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ख़ास है। तो आप अगर अमानत का काम कर रहे हैं तो भी, अमानत सीखना चाहते हैं तो भी, या जनरल ऐसे ज़मीन नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर ढंग से पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, नहीं देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और ज़मीन में थोड़ा सा भी, ज़मीन के कागज़ देखने में थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके उस लिंक को फॉलो कर लीजिए ताकि किसी कारणवश अगर ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे ये वीडियो डायरेक्ट डाला जाता है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो केवाला में सबसे जो पहला केवाला जैसे आपके हाथ में लीजिएगा तो सबसे जो पहला होता है, क्या देखना ज़रूरी होता है, दस्तावेज नंबर। दस्तावेज नंबर जिसको हम लोग डीड नंबर भी बोलते हैं। तो ये डीड नंबर कहाँ होता है? आजकल तो बहुत सारा केवाला प्रिंटिंग करके आता है, यानी टाइपिंग हुआ रहता है। तो उसमें देखिएगा जब स्टाम्प यानी फ़ोटो का नोट का जो चिन्ह बना रहता है उसके नीचे कुछ टाइप रहता है, उस पर पढ़िएगा तो वहाँ पे डीड नंबर दिया रहता है। अगर केवाला कहीं पहले का है, पुराना है, तो केवाला जैसे आप खोले, मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह का एक केवाला का फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक मान लीजिए ये स्टाम्प है, 100 रुपया या 1000 रुपये का स्टाम्प है, ठीक है। तो जो पहले का केवाला होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में यानी दाहिना हाथ की तरफ सबसे ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको दस्तावेज नंबर यानी डीड नंबर लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद इसी केवाला में ये डीड नंबर हो गया। तारीख जो दिया रहता है इसी केवाला में देखिएगा नीचे में यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, उसके बाद इस तरफ से नाम लिखा रहता है और इसके नीचे तारीख दिया हुआ रहता है। तो जो सबसे ज़रूरी केवाला में देखने के लिए होता है वो होता है यहाँ पे दस्तावेज नंबर, जो सबसे ऊपर डीड नंबर लिखा रहता है। बहुत पहले का केवाला देखिएगा तो उस पर सिर्फ नंबर दिया हुआ रहता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बायां तरफ नहीं देखना है, बायां तरफ दूसरा चीज़ रहता है, दायां तरफ जो होगा वो आपका दस्तावेज नंबर होगा। अगर केवाला कुछ थोड़ा पुराना है तो वहाँ पे डीड नंबर लिखा रहता है। अगर और केवाला नया है तो इसके बाद ये जैसे पैसा बना हुआ है ना, तो इसके नीचे में देखिए कुछ प्रिंट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डीड नंबर करके डीड नंबर करके दिया हुआ रहता है। वहीं पे भी तारीख भी दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग मलकुमा तारीख भी बोलते हैं। तो समझ गए डीड नंबर क्या होता है। और डीड नंबर का उपयोग हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो केवाला नंबर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो दस्तावेज नंबर से केवाला खोजने के काम में लाते हैं। ये है एक 4, 5, 10 अंक का ये नंबर जो भी रहता है ये बहुत काम का नंबर रहता है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे ऐसा दोस्त होंगे जो अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते होंगे। तो हमारा यूट्यूब पे ही दूसरा चैनल है सर्वे ज्ञान। कौन सा चैनल है? सर्वे ज्ञान करके चैनल है। इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। यहाँ पे अमीन का कोर्स चल रहा है, अभी तक लगभग 28-29 वीडियो डाला जा चुका है। तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पूरा सीख सकते हैं नापी। तो चलिए, पहला हो गया। उसके बाद सबसे जो फर्स्ट में लिखा रहता है इस तरह से फर्स्ट में, तो अगर पहले का जो केवाला देखिएगा तो इस तरह से लिखा रहता है, नाम मोकीरान या नाम मोकिर। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है ये लिखा रहता है नाम मोकीरान, समझे। इस तरह से फर्स्ट केवाला में लिखा रहता है नाम मोकीरान। ये जिस तरह का, जिस टाइप का जैसे जैसे केवाला रहता है ना, उस टाइप का नाम मोकिर या नाम मोकीरान लिखा रहता है। तो अब पहला जो ये नाम मोकीरान या नाम मोकिर का मतलब क्या हुआ, इसका जो इस शब्द का जो मतलब हुआ नाम मोकिर या नाम मोकीरान, इसका मतलब हुआ विक्रेता, ठीक है।
तो नाम मोकिर या नाम मोकिरान, जहाँ भी योग केवाला के सबसे पहला फर्स्ट वहाँ पे एक में लिखा रहता है, वहीं से शुरू होता है। तो ये हो गया आपको नाम मोकिर या नाम मोकिराना। तो नाम मोकिर या नाम मोकिरान जो लिखा रहता है, इसका फर्स्ट का जो नंबर होता है, इसका मतलब होता है विक्रेता, यानी ज़मीन बेचने वाला। ठीक है, ज़मीन बेचने वाला। इसमें आपको जितना व्यक्ति, जो व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जो भी ज़मीन बेचते हैं, उनका नाम, पता, एड्रेस, कौन से मौजा का है, ये सब दर्ज रहता है। उसके बाद इसके नीचे दूसरा कॉलम आता है, 2 नंबर में जो लिखा रहता है, यानी दूसरा पैराग्राफ में लिखा रहता है नाम मोकिर अले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा पैराग्राफ जो शुरू होता है, वहाँ पे लिखा रहता है नाम मोकिर अले। तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ? खरीदार। ठीक, समझ में आ रहा है, यानी ज़मीन खरीदने वाला, ज़मीन खरीदने वाला। तो दोस्तों क्या सीखे हम? जो सबसे दाहिनी तरफ जब हम केवाला खोलते हैं तो सबसे फर्स्ट पेज पे दाहिना तरफ जो सबसे ऊपर लिखा रहता है वो हो गया डीड नंबर यानी दस्तावेज नंबर। उसके बाद जब फर्स्ट में लिखा रहता है तो नया केवाला रहेगा तो नाम मोकिरान या नाम मोकिर ये लिखा रहता है फर्स्ट में, यानी पहला एक कॉलम में। तो उसका मतलब होता है ज़मीन विक्रेता, यानी जो ज़मीन को बिक्री किया, जो ज़मीन को बेचा, उसका हर चीज़ का उसमें डिटेल रहता है। फिर दूसरा पैराग्राफ में शुरू होता है नाम मोकिर अले, मतलब ज़मीन का खरीदार, जो ज़मीन खरीदता है उसका उसमें जिक्र रहता है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है, तीसरा पैराग्राफ, इसको हम 2 को मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा ढंग से, वीडियो को ढंग से देखते जाइए, सबको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो पैराग्राफ शुरू होता है, तीसरा कॉलम में क्या लिखा रहता है? किस्म दस्तावेज। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये जो ज़मीन जो केवाला किया गया है वो क्या है? बेल कलामी है, सेल्डेड है, यानी अधिकतर जो ज़मीन का खरीद बिक्री डायरेक्ट हम अगर किसी को हम पैसा दे के खरीदते हैं तो वहाँ पे सेल्डेड होता है। समझ में आ रहा है ना। जब हम किसी को पैसा दे के खरीदता है तो वेल कलामी, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल्डेड कहते हैं। अगर किसी को मान लीजिए जैसे हम अपने वंशज को, अपने किसी को जो दान देते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है दान पत्र, अतायनामा। तो इस तरह का जो भी केवाला का किस्म होता है, केवाला किस्म में हो गया दान पत्र, अतायनामा, इसके बाद वेल कलामी। तो नॉर्मल तो जो ज़मीन में खरीद बिक्री किया जाता है इसको सेल्डेड भी बोलते हैं, यानी जब ज़मीन हम किसी से खरीदते हैं तो मूलतः ये लिखा जाता है सेल्डेड। उसके बाद चौथा में लिखा रहता है तायदाद जरसेमन, तायदाद जरसेमन। तो दोस्तों अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है जो ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा नहीं, लाइक तो छोटा सा होता है, एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इससे हम लोग को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लगे जो ये वीडियो बहुत बढ़िया, इसमें बहुत ज्ञान का चीज़ है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये जानकारी पहुँच जाए। तो तायदाद जरसेमन का मतलब होता है ज़मीन का कीमत, ज़मीन का कीमत, यानी उस ज़मीन को हम कितने में खरीद रहे हैं, यानी जो विक्रेता है वो कितने में बेच रहा है और जो खरीदार है वो कितने में खरीद रहा है। तो वहाँ पे जितना पैसा में हम ज़मीन खरीदते हैं तो उसका जिक्र चौथा कॉलम में रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को हम एक बात बता दें, जो बहुत सारे दोस्त लोग जो केवाला कराते हो तो उसमें क्या होता है, रजिस्ट्री चार्ज यानी टैक्स बचाने के चक्कर में ज़मीन का जरसेमन कम कर देता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो जो ज़मीन ज़्यादा में खरीदा रहता है। तो देखिए ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग जब ज़मीन कभी खरीदते हैं तो जितना पैसा में आप ज़मीन दे के खरीद रहे हैं उतना ही केवाला पे चढ़ाइएगा, क्योंकि ये बाद में जाके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।
अभी थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप लोग कम पैसा मत चढ़ाइएगा। जितना भी अगर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो जितने पैसे आप दे रहे हैं उतना ही पैसा केवाला पे चढ़ाइएगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद 5वां कॉलम हो गया, 5वां कॉलम तादाद जरसेम अति तादाद जरसेमन तो हो गया। 5वां कॉलम होता है एराजी मवाजी। ठीक है, 5वां कॉलम होता है एराजी मवाजी। एराजी मवाजी का मतलब क्या हुआ, जो हम कितना ज़मीन खरीद रहे हैं, जो कितना ज़मीन हम खरीद रहे हैं, किस मौजा में हम ज़मीन खरीद रहे हैं। सबसे मेनली क्या होता है, जो मान लीजिए जितना ज़मीन हम खरीदेंगे, मान लीजिए 2 कट्ठा ज़मीन, 5 कट्ठा ज़मीन हम खरीदें, ठीक है, तो ये इस तरह से जो 5 लिखा जाता है, ये एक विकारी लिपि है। अगर आप लोग को विकारी लिपि समझने में दिक्कत हो रहा होगा, केवाला पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा विकारी लिपि से, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका भी हम एक पूरा सीरीज बना देंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 5 कट्ठा, यहाँ पे कभी कभी रकबा हिंदी में भी लिखा रहता है, कभी कभी डिसमल में भी लिखा रहता है, कभी कभी इस तरह से विकारी लिपि में भी लिखा रहता है। साथ ही साथ इसके बाद कॉस्ट में या कुछ में हिंदी में भी लिखा रहता है, किसी किसी केवाला में 5 कट्ठा, किसी किसी केवाला में नहीं भी लिखा रहता है। ठीक, तो 5वां कॉलम में, 5वां कॉलम जो होता है बहुत खास कॉलम होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जानकारी दिया हुआ रहता है। तो 5वां कॉलम में क्या दिया हुआ रहता है समझ लीजिए। सबसे पहले ज़मीन का रकबा, यानी आप कुल कितना ज़मीन खरीद रहे हैं उसका जिक्र आपको 5वां कॉलम में मिलेगा। उसके बाद वो ज़मीन कौन से मौजा का है, ठीक है, कौन से मौजा का है वो भी उसमें मिलेगा। उसका थाना नंबर क्या है वो भी उसी में दर्ज रहेगा। ज़मीन का किस्म क्या है उसी में दर्ज रहेगा। इसके लिए केवाला में 5वां कॉलम जो होता है वो सबसे बड़ा खास होता है। तो हम क्या समझे, 5वां कॉलम में क्या रहता है, जो ज़मीन हम कितना खरीद रहे हैं, या जो बेचने वाले कितना बेचा, या खरीदने वाले कितना खरीदा, वो रहता है। उसके बाद कौन से मौजा का ज़मीन है वो रहता है। उसके बाद उसका थाना नंबर क्या है वो रहता है, और ज़मीन का किस्म क्या है वो रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहता है, जो इसी 5वां कॉलम में लिखा हुआ रहता है, जो विक्रेता है, जो ज़मीन बेच रहा है, उसको वो ज़मीन कहाँ से प्राप्त है। समझ में आया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात 5वां कॉलम में लिखा रहता है, जो विक्रेता, मान लीजिए हम ज़मीन बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं, तो 5वां कॉलम में ये बात जो लिखा रहता है, जो हम जो ज़मीन बेच रहे हैं, जो हमको कहाँ से प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है, खतियान से प्राप्त है, या किस चीज़ से प्राप्त है। अगर केवाला से प्राप्त होगा तो केवाला बजरिए केवाला, उसके बाद केवाला नंबर, किससे हम केवाला करवाए थे, ये सब चीज़ उसमें दर्ज रहता है। और ये केवाला, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ज़मीन कहाँ से प्राप्त होता है ये 5वां कॉलम में दर्ज रहता है। अगर किसी कारण बस मुंशी नहीं कर रहा है तो उसको आप बोलिए जो ये ज़मीन कहाँ से दर्ज है, उसका हर एक डिटेल उसमें चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ज़्यादातर 99% केवाला पे चढ़ा रहता है, 1% केवाला ऐसा होता है जिस पे नहीं चढ़ा रहता है। उसका रसीद क्या है, उसका जमाबंदी नंबर क्या है, ये सब चीज़ का जिक्र आपको 5वां कॉलम में मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद इसी के नीचे आपको जब ये सब चीज़ लिखा गया, केवाला से प्राप्त है तो किससे हम ज़मीन खरीदे हैं, उसका दस्तावेज नंबर क्या है, तारीख क्या है, मलकोमा तारीख क्या है, ये सब चीज़ उसके नाम उसमें 5वां कॉलम में दर्ज होगा। ये जो ज़मीन है जो हमको अगर खतियान से प्राप्त है वो भी दर्ज होगा, और खतियान से प्राप्त है उसका जमाबंदी नंबर क्या है, ये सब बात उसमें दर्ज रहता है। इससे क्या होता है, दाखिल खारिज कराने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो चलिए 5 बात तक तो हम समझ गए। अब देखिए इसी 5वां कॉलम के नीचे में अगर पुराना केवाला होगा तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ रहता है खाता खेसरा नंबर। बहुत पुराना जो केवाला होगा तो सबसे लास्ट अंतिम पेज पे नीचे लिखा रहता है खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी, वहाँ भी लिखा रहता है। उसके बाद क्या होता है, इसी के नीचे आपको लिखा रहेगा खाता नंबर। खाता नंबर में नया पुराना दोनों लिखा रहेगा, या कभी कभी नया नहीं रहता है तो पुराना भी दिया रहता है। उसके बाद खेसरा नंबर भी वहाँ पे दिया रहता है, कितना पुराना है कितना नया है दोनों दिया हुआ रहता है।
ठीक इसके नीचे आपको चौहद्दी लिखा रहता है। तो ज़मीन जब खरीदी करते हैं तो उसमें चौहद्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग अगर ज़मीन जब भी खरीद रहे हैं तो अपने से कंफर्म कर लीजिए जो भाई इस ज़मीन का एग्जैक्ट चौहद्दी क्या है। समझ में आ रहा है ना? उस ज़मीन का एग्जैक्ट चौहद्दी क्या है, उस चौहद्दी को बरकरार करके लिखिए। जैसा जैसा ज़मीन का आपका हाल चौहद्दी है उसी तरह से उस पर दर्शाइएगा। एक बार आपका खेसरा नंबर गलत हो गया तो चल सकता है, लेकिन चौहद्दी जो गड़बड़ आ गया तो बहुत दिक्कत होता है। वैसे सब चीज़ इसमें अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है अपने में समझने में तो हम इनसे टैली करवा के जो भी चीज़ हो एग्जैक्ट करके लिखवा लीजिएगा। और इसके नीचे वही चौहद्दी ऊपर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम दिया हुआ रहता है। जब ये सब हो जाता है तो सबसे लास्ट में इसके नीचे लिखा रहता है जो विक्रेता है वो ज़मीन बेच क्यों रहा है। ठीक है, ज़मीन विक्रेता जिस कारण से ज़मीन बेच रहा है वो भी कारण दिया हुआ रहता है। और उसी में अगर ढंग से पढ़िएगा तो उसमें ये बात भी लिखा रहता है जो अगर किसी कारणवश, जैसे हम मान लीजिए आपको ज़मीन बेचे और वो हमारा ज़मीन नहीं हुआ, किसी कारणवश आपके कब्जा में नहीं रहा ज़मीन, किसी आपका केवाला फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो जितना ज़मीन पे जरसेमन, जैसे हम आपको बताए थे ना, जो जरसेमन कभी भी पूरा चढ़िएगा कम मत चढ़िएगा, तो उतना जरसेमन प्लस उस ज़मीन का जो रजिस्ट्री का चार्ज होता है वो कुछ मासिक ब्याज के तौर पे लिखा रहता है, जो इतना % जो ज़मीन बेचा है वो खरीदने वाले को वापस करेगा। क्या समझे? तो इतना में सबसे मेन बात जो हुआ क्या हुआ, सबसे फर्स्ट बात इसमें जो हम समझे पूरा केवाला का सारांश में केवाला पढ़ने में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा रहता है ज़मीन बेचने वाले का नाम, दूसरे पैराग्राफ में लिखा रहता है ज़मीन खरीदने वाले का नाम, तीसरे पैराग्राफ में लिखा रहता है जो ज़मीन का किस्म यानी दस्तावेज का किस्म कौन सा है, बैल कलामी है, अतायनामा है, दान पत्र है, जो भी है वो सब उस पर लिखा रहता है। तीसरा कॉलम में हो गया। चौथा कॉलम रहता है जो आपको ज़मीन आप कितने में खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, जो भी रहता है उसमें चौथा कॉलम में लिखा रहता है। पांचवा कॉलम में लिखा रहता है जो आप कितना ज़मीन बेच रहे हैं, ज़मीन का मौजा कौन सा है, उसका थाना नंबर कौन सा है, ठीक है, प्लस आपको ज़मीन कहाँ से प्राप्त है, उस ज़मीन का जमाबंदी नंबर क्या है, और वो जमाबंदी नंबर जिस वो ज़मीन का जो है वो किसके नाम से है, और ठीक उसके नीचे आपको खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी ये सब दिया हुआ रहता है। और सबसे लास्ट में ये लिखा रहता है जो ज़मीन आप किस कारणवश से बेच रहे हैं वो कारण भी दर्ज रहता है। और आपको तो बताएं, अभी ये बताएं जो उसमें ये भी दर्ज रहता है जो किसी कारणवश अगर खरीदार का ज़मीन कब्जा में नहीं रहता है तो जितना पैसा उस पर केवाला पे चढ़ा हुआ है वो रजिस्ट्री के साथ में कुछ इंटरेस्ट रहता है, मुंशी लोग लिखता है, उतना पैसा विक्रेता को वापस करना होता है। इसीलिए जब भी केवाला करवाइए तो जितना पैसा आप दे रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा चढ़ाए। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं जब आप लोग को केवाला पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में कहीं कहीं कुछ ही केवाला में आपको विकारी लिपि में लिखा रहता है कट्ठा दूर, तो अगर उस विकारी लिपि के बारे में आपको जानकारी चाहिए कैसे लिखा जाता है तो कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं जो आप लोग पूर्णतः आप केवाला पढ़ पाएंगे। केवाला पढ़ने से संबंधित आप दूसरा वीडियो आपको देखने के लिए नौबत नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी वीडियो देखिए, किसी चैनल पे भी देखिए, मेरे चैनल पे देखिए या कहीं और देखिए, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आधा का अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.